अगर वो मंदिर में शंख फूटता है और हम भी शंख फूटते हैं, तो भारत माता की जय बोलता है और जय श्री राम बोलता है, तो हम जय श्री कृष्ण कह करके उसको हम नहीं तोड़ सकते। लोग ये चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि समाजवादी विचारधारा के लोग एक परिवार, जो जनता परिवार था, उसकी एकजुटता हो, क्योंकि आज 77 से बुरी स्थिति है, 74 से बुरी स्थिति है। बातचीत बहुत लोगों से चल रही है, कोशिश है हमारा, हम लोग का, तेजस्वी जी का और भी लोग जो अन्य दल में भी है, कि सबको यूनाइट करना। जय भीम। मैं हूं अशोक दास, मैं पटना में हूं और हमारे साथ है श्याम रजक जी। सर, बिहार दिवस का माहौल चल रहा है बिहार में, बिहार के 110 साल हो गए। सबसे पहले तो आपको जय भीम। जी जय भीम सर। बिहार दिवस तो आज मनाया जा रहा है जी, लेकिन बिहार की पहचान कोई सनातन धर्म से नहीं है, बिहार की पहचान बुद्ध धर्म से है जी। और इसने जब कहा जाता है कि बिहार विश्व का गुरु था, ज्ञान की भूमि रही, तो वो तब रही जब बुद्ध की धरती, बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रकाश पूरे एशिया महाद्वीप में फैलाने का काम किया, और एशिया के साथ साथ देश के, पूरे विश्व के हर कोने में बुद्ध की ज्ञान का पूरा से ज़्यादा प्रकाशोत्सव हुआ। और यही कहना है कि बिहार को हम ज्ञान की भूमि भी मानते हैं। 110 सालों में बिहार कहाँ खड़ा है सर? क्योंकि बिहार बड़ी क्रांतिकारी भूमि रही है। बिहार ने देश को पहला दलित मुख्यमंत्री दिया, पहला दलित प्रधानमंत्री दिया, और तमाम चीज़ें बिहार के नाम ही दर्ज है। देखिए, बिहार के और चीज़ों को अगर वर्तमान राजनीति को आप देखेंगे तो इसको 3 खंड में बांटना होगा। पहला खंड है प्राचीन, दूसरा है मध्यम काल और तीसरा है वर्तमान काल। तो प्राचीन काल में जो बिहार रहा है उसका इतिहास गौरवशाली रहा है, मध्यम काल का जो रहा है वो संघर्ष का रहा है जी। और वर्तमान काल का कहेंगे समझौता काल का रहा है। पहले प्राचीन काल में हम बहुत ज़्यादा विकसित थे, बहुत आगे थे, कोई हमारी तुलना ही नहीं की जा सकती थी। लेकिन मध्यम काल में उससे जब संघर्ष हुआ, उस पर जब चाहे वो कट्टरपंथी के लोगों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा और कई राज सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा, और संघर्ष करते करते बिहार ने अपनी पहचान को खोया नहीं बल्कि और भी विकसित किया। ठीक रहा कि संकट में रहा, लेकिन संकट को भी उसने जूझते हुए बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। वर्तमान काल में आज जो परिस्थिति है, जिसके खिलाफ बिहार की एक पहचान है, उस पहचान के विरुद्ध आज समझौता करके और कट्टरपंथी या धर्म को बांटने का, जात को बांटने की जो लोग परंपरा कर रहे हैं, उसके साथ जो हमारा नेतृत्व है वो समझौता करके यदा कदा हम किसी एक व्यक्ति पर, एक पार्टी पर आरोप नहीं लगाना चाहते। सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ कम रहा है, कुछ ज़्यादा रहा है, कुछ लंबे काल तक रहा है, कुछ काल तक रहा है, लेकिन ये रहा है जिसके कारण बिहार की स्थिति आज बहुत ही दर्दनाक है। हर तरह से ये सर, सालों तक आप सरकार का हिस्सा रहे। मैं कर रहा हूँ, मैं रहा हूँ, मैं बिल्कुल तमाम चीजों को खारिज कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ, मैं तो आप पे जी हाँ, हम पर सवाल भी उठेगा ही। मैं उससे अलग थोड़े हूँ, मैं अपने आप को अलग नहीं पाऊंगा, क्योंकि लेकिन एक चीज जान लीजिए, अलग मैं नहीं हूँ, मैं भी भागीदार रही है इस राज्य को गर्त में ले जाने में। मैंने पहले ही कहा कि जो भी सरकारें रही हैं, जो भी पार्टियां रही है, सभी का दोष है, चाहे वो कम रहा हो या ज़्यादा रहा हो। मेरी भूमिका कोई नेतृत्व की भूमिका नहीं थी, मैं नेतृत्व के साथ एक सहयोगी की भूमिका थी। और वर्तमान परिपेक्ष में जो लोकतंत्र है, और बाद में जो उस चुनाव में कई तरह के परिवर्तन हुए, चुनाव दल बदल और कई तरह के कानूनों में, जिसके कारण आज राजनीति एक लोगों के मुट्ठी में कैद हो गई है। कुछ लोगों की मुट्ठी, मैं कह रहा हूँ एक लोगों की, वही कुछ लोग, मानी जो भी पार्टी उसमें एक लोगों के बीच कैद हो गई है। अब है कि आप या तो सुविधा लेकर के मौन व्रत में रहिए, या आप विद्रोह करके आप उस सत्ता से हट जाइए। लेकिन मैं आपको टोकूंगा, बिहार की बात होती है, बिहार में कभी भी कांग्रेस के दौर को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग है वो राजनीति में केंद्रीय भूमिका में रहा, चाहे लालू जी हों,
चाहे नीतीश जी हों, पासवान जी भी काफ़ी सक्रिय रहे थे, काफ़ी मजबूत स्थिति में थे, फिर भी आप बिहार में कह रहे हैं कि समाज की स्थिति खराब है, क्यों? सत्ता में काबिज होना और सत्ता का ध्रुवीकरण होना, दोनों में अंतर है। लालू यादव के पूर्व के काल में जो भी लोग पिछड़ा वर्ग या दलित वर्ग के लोग या अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो राजनीति में आए, लेकिन ध्रुवीकरण के स्थिति में वो नहीं रहे। कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा वो सिर्फ एक नेतृत्व का स्वरूप दिखाया गया, लेकिन नेतृत्व परोक्ष रूप से कुछ और लोग कर रहे थे। दृष्टि किसी की थी समय में भी नहीं, मैं लालू जी के पहले कहा। अच्छा। दृष्टि किसी और की थी, लेकिन दिशा कोई और दे रहा था। लालू जी जब आए तो उन्होंने उन चीज़ों को जो चली आ रही थी उस परंपरा को तोड़ने का काम किया, और तोड़ करके उन्होंने अपने नेतृत्व में उन लोगों के लिए कुछ किया। आप देखे होंगे लोग उपहास उड़ाते हैं चर महाविद्यालय का, उपहास उड़ाते हैं दलित बच्चों को सफाई करवाने का, उपहास उड़ाते हैं उनको जा करके बच्चों को पढ़ाने का, तो वो करने का काम किए। लेकिन ध्रुवीकरण की केंद्रित राजनीति रही, लेकिन उसके बाद जो लोग पहले दिशा देते थे और दृष्टि रहता था दलित और पिछड़ा का, उनको लगने लगा कि ये परंपरा तो लालू यादव ने तोड़ा। अब साजिश करके कई तरह से उनको फंसाने का काम, उनको डेमोलाइज करने का काम और उनको सत्ता से हटाने का पूरा कुचक्र चलाया। तरह तरह से उनके बारे में प्रचार करने का काम, उसमें मीडिया के भी बहुत बड़ी भागीदारी है, क्योंकि मीडिया में जो एक वर्ग के लोग थे उसी के लोग हैं। और इसके कारण जिस वेग से लालू यादव बढ़े थे उस वेग में एक बाधा हुई, रुकावट हुई, और आज वो जेलों के शिकंजों में है। उनको बदनाम भी किया जाता है, भ्रष्टाचार का आरोप है। सर, हाल ही में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, आप दिल्ली में भी थे, रांची भी गए, शरद यादव जी ने अपनी पार्टी का विलय किया राष्ट्रीय जनता दल में, उसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए जनता और इसमें एक सवाल और है कि जब शरद यादव जी हों, लालू यादव जी हों, मजबूत स्थिति में दोनों थे तो एक दूसरे के विरोध में खड़े रहे। लेकिन आखिरी वक्त में जब शरद यादव जी की तबीयत खराब है, इसका शरद जी की तबीयत खराब है, लालू जी की तबीयत खराब है, मैं कहता हूँ जनता परिवार बना था, उसके सबसे बड़ा रचयिता थे मधुलिमय जी। ठीक है, बाद में जेपी आए और ये सब आए, लेकिन इसके पूरे लोहिया जी के बाद जेपी के पहले मधुलिमय जी की पूरी पृष्ठभूमि थी। और जनता पार्टी यानी कि जो सोशलिस्ट विचारधारा के लोग थे, जो कट्टरपंथ के खिलाफ लोग थे, चाहे वो दलित समाज के भी लोग हों, उन सब को एक करने की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। वो धीरे धीरे बढ़कर के जनता पार्टी निर्माण हुई। लेकिन उस समय वही हुआ कि जो एक वर्ग का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका यही दृष्टि रहा कि पहले हट कर करके मारो, हटता नहीं है तो सट करके मारो। और वही हुआ कि जब जनता पार्टी का गठन हुआ तो आरएसएस के लोग, जो जनसंघ के पार्टी के लोग थे, वो भी जेपी ने सोचा कि बड़ी लड़ाई लड़ना है, उनको भी समाहित कर लो। हालांकि मधुलिमय जी, राजनारायण जी जैसे लोग इसका प्रतिरोध करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उस समय का एक ऐसा माहौल था जो जनता पार्टी में उनको भी शामिल किया गया। और उसके बाद दोहरी सदस्यता के सवाल पर मधुलिमय जी ने ही उठाया था और सारे लोगों ने विरोध किया था, उनका समर्थन किया था। और उसके बाद जनता पार्टी टूटी, और टूटी तो उसके बाद जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे वो भी टूटते गए। चौधरी चरण सिंह अलग हो गए, चंद्रशेखर जी अलग हो गए, कर्पूरी ठाकुर अलग हो गए, मुलायम सिंह अलग हो गए, बिजू पटनायक अलग हो गए, अलग अलग हो गया। जब वो एक साथ थे तो लड़ाई एक मजबूत ढंग से लड़ी जा रही थी। लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, सत्ता तो एक माध्यम होता है चीजों को बदलने के लिए, और उस माध्यम का लाभ उठा करके आप उस समय देखेंगे हर एक राज्यों में समाजवादी विचारधारा के लोगों का ही शासन था जी। लेकिन टूट गई, तो वो जो विचारधारा थी वो विचारधारा को खंडन हुआ। सर, एक बड़ी चिंता की बात है कि समाजवादी विचारधारा, तमाम नेता समाजवादी थे, वो सबका लक्ष्य एक था, सबका उद्देश्य एक था, सब एक जैसा समाज बनाना चाहते थे, सबकी सोच वही थी समाजवादी। वो बिखर गई। मैं उसी तरफ विपरीत विचारधारा वाले लोग हैं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो सब अलग अलग हो गए, जो आप शरद यादव की बात कहें। तो एक हम लोगों ने, जो नौजवान लोग हैं,
कुछ हम लोग जैसे लोग जो मध्य वर्ग के लोग माने मध्य आयु के लोग हैं, तो हम लोगों ने एक विचार कर रहे थे कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो ऐसे समय में उन लोगों से बातें हुई और कहा गया कि एक नाम तो है शरद यादव के, एक अनुभव तो है, तो उस तरह के और भी लोग हैं। तो हम लोग ये चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि समाजवादी विचारधारा के लोग एक परिवार जो जनता परिवार था उसकी एकजुटता हो, क्योंकि आज 77 से बुरी स्थिति है, 74 से बुरी स्थिति है। उस समय लड़ाई जो था कांग्रेस से लड़ाई नहीं थी, कांग्रेस की विचारधारा से लड़ाई थी, और वो विचारधारा थी दिखावटी और वास्तविक में अंतर था। आज क्या है कि आज दिखावटी भी अब वास्तविकता को भी मिला करके वो इस तरह से लोगों को अंधभक्त बना दिया है कि जिस विचार की लड़ाई हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने लड़ने का काम किया, और कुछ बीच काल में हमारी सत्ता आई उन्हीं के प्रयास से, और वो सत्ता फिर चली गई। इन लोगों के आपसी व्यक्तिगत नेतृत्व के रूप में या व्यक्तिगत अपनी आकांक्षाओं अपेक्षाओं के कारण जो ये लोग पिछड़ते गए, और वो अपने विचारों के प्रति प्रतिबद्ध थे। ये अंतर है। मेरी आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हूँ, मैं पूरी जन्म खिलाफ हूँ, लेकिन एक बात का मैं समर्थक हूँ कि वो अपने विचारों के फैलाव के लिए हर समझौता, हर कुर्बानी, हर तरह के वो हथकंडे अपनाने के लिए, अपनी पूरी रूप से तिलांजलि देने के लिए भी वो तैयार रहते हैं। हम अपनी विचारधारा को फैलाने में बाधा आ गया, अपनी स्वार्थ, अपनी आकांक्षा, और इसके कारण उनके विचार फैलते गए, भ्रम करते गए जनता को। हम अपने विचारों को फैलाव करने का काम नहीं किया, बल्कि व्यक्तिगत जो स्वार्थ था वो अपर हो गया, और अपर हो जाने के कारण हम लोग पिछड़ गए। तो शरद यादव जी का आना कहीं तो शरद यादव जी का आना करने की दिशा है कि शरद यादव जी एक नाम है, ठीक है, बीमार है, लेकिन वो हम चाह रहे हैं कि जनता परिवार में जितने लोग थे, बातचीत बहुत लोगों से चल रही है, और कोशिश है हमारा, हम लोग का, तेजस्वी जी का, और भी लोग जो अन्य दल में भी है, कि सबको यूनाइट करना। बिना यूनाइट किए हुए अब वो जो आर्यन जो कहा जाता है, उनका जिस तरह से आज जमीन में इतनी मजबूती से स्थापित हो गए, उनको उखाड़ फेंकने में आप सब मिल करके की कोशिश कीजिएगा, तभी उखाड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज और हम खतरा महसूस कर रहे हैं, आप उस जो कट्टरपंथी लोगों को लड़ाई आप कट्टरपंथ से नहीं खत्म कर सकते हैं। अगर वो मंदिर में शंख फूंकता है और हम भी शंख फूंके, वो भारत माता की जय बोलता है और जय श्री राम बोलता है, तो हम जय श्री कृष्ण कह करके उसको हम नहीं तोड़ सकते। तो सर यूपी में तो यही लेकिन तो मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कहने जा रहा हूँ कि एक तरफ वो अपनी बातों को करा, मैं अगर उसी चीज को अपने ढालूं तो नकली और असली में जनता जो है वो असली को ही पसंद करेगी। तो असली कट्टरपंथ तो बीजेपी है, लोगों ने उनको पसंद किया। हम ये कहेंगे उस पाले में खड़े हैं। अब क्या कहेगा, क्या कहा गया, एक समय कहा जाता था तिलक तराजू मारो लात, तिलक तराजू और तलवार को मारो लात कहा जाता था। अब क्या कहा जा रहा है कि ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो हमने अपने विचारों को उसी के प्रभाव में आकर के अपने नारे और अपने विचार को बदलने का काम किया, जो हमारे लिए हरास का कारण रहा है। हमको आज भी इस बात को तय करना होगा, इस बात पर अडिग रहना होगा, हम मेरी समाप्त हो जाए, आने वाला जनरेशन फिर लड़ाई लड़ेगा, लेकिन हम अपने विचारों को कहीं भी पलटने नहीं दें, अपने विचारों पर अडिग रहे, तभी लड़ाई जीती जा सकती है। सर आखिरी सवाल है बिहार के संदर्भ में मेरा, कि अब सबकी निगाहें जो है, अभी गुजरात के चुनाव के बाद बिहार सबसे बड़ा स्टेट है जहाँ पे चुनाव होंगे, और लोकसभा चुनाव के ठीक बाद बिहार में चुनाव होते हैं। तो बिहार को लेके, और पिछली बार भी बिहार में ही कहीं ना कहीं जब एक कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में थी, हर जगह जीत रही थी, बिहार ने रोका था, लोकसभा में भी और विधानसभा चुनाव में। एक चीज़ जान लीजिए कि बिहार ने बीजेपी के एजेंडा को नहीं चलने दिया। अलग है प्रशासनिक साजिश के तहत या उनके षड्यंत्र के तहत
तेजस्वी यादव या गठबंधन की सरकार नहीं बन गई, लेकिन जनता ने तेजस्वी यादव महागठबंधन के बीच समर्थन किया था। लेकिन हमने एजेंडा, अपना एजेंडा रखा, बेरोजगारी, महंगाई, और उसी एजेंडा पर बीजेपी को भी आना पड़ा। जो बिहार की बात कह रहे हैं। हाँ, तो बिहार में धार्मिक कट्टरपंथ की एजेंडा नहीं चला। सोशल मीडिया को मैं अलग नहीं मानता हूँ, सोशल मीडिया की भी भूमिका है, लेकिन उसकी भूमिका बहुत सीमित है। हम समझते हैं कि अगर 100% में चुना जाए तो मैक्सिमम उदारवादी हो जाए तो सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल, ये सब चीज़ों पर 20% से ज़्यादा भागीदारी नहीं है। 80% आपको सड़क पर जाना होगा। तो आप उन गरीबों के बीच सड़क पर जाएं, और हम लोग उसका काम शुरू कर दिए हैं बिहार में। तो उनके बीच जब तक आप उनके दिल से दिल नहीं मिलाइएगा, उनके आंखों में आंखों मिला करके उनकी आंखों की जो छटपटाहट है उनको अपने में समर्पण नहीं कीजिएगा, तो लड़ाई आप नहीं जीत सकते। बहुत बड़ी चुनौती है, और श्याम रजक जी ने सही से कहा कि जनता के बीच में जाना होगा। जो लोग चाहते हैं कि मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लड़ाई जीत लें, वो संभव नहीं है। और दूसरे के एजेंडे में खेलने के बजाय अपना एजेंडा बनाना और उसको लेकर लोगों के पास जाना जरूरी है।